नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये भाग 3 है, भाग 2 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने इनको नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप आई बटन पर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। सभी वीडियो को देख लीजिएगा, चाहे वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित हो, चाहे बाल विकास से हो या फिर हिंदी शिक्षण शास्त्र से हो। सभी के सभी दोस्तों यहाँ पर हस्तलिखित वीडियो ही आपको मिलने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं। किस तरीके से 30 प्रश्न आएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए इसके बारे में आपको बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से। तो राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रभावकारी शिक्षक वहाँ है जो प्रभावकारी शिक्षक के बारे में पूछा है। कैसा होता है प्रभावकारी शिक्षक? कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, ऐसा होता है। अधिक सूचना दे सकता है, ऐसा शिक्षक होता है प्रभावकारी। विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है या फिर आवंटित कार्य का ध्यानपूर्वक संशोधन करता है। तो यहाँ पर प्रभावकारी शिक्षक के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को अधिगम हेतु यानी कि सिखाने हेतु अभिप्रेरित कर सकता है, ऐसा शिक्षक प्रभावी शिक्षक होता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था का कार्य नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा कार्य नहीं है शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था का? अधिगम अनुभवों का चयन, निदान, प्रत्यक्षीकरण या फिर प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अधिगम अनुभवों का चयन। ये शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था का कार्य नहीं होता है। निदान, प्रत्यक्षीकरण और प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं ये तीनों ही शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था के कार्य है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? सामाजिक वातावरण, विषय एवं शिक्षार्थी दोनों को ही, केवल शिक्षार्थी को या फिर केवल विषय को? तो सरल सा प्रश्न है, जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा कि विषय एवं शिक्षार्थी दोनों का ही ध्यान रखना चाहिए शिक्षण के समय शिक्षक को। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण निम्न में से कौन सा होगा? यदि एक अध्यापक हो आप या फिर अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होगा इन चारों विकल्पों में से। समयबद्धता, अपने विषय में महारत तथा संचार क्षमता या फिर सामाजिक क्षमता। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर विषय में महारत तथा संचार क्षमता। जिस विषय को आप पढ़ा रहे हो उसमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए, तब आप एक विद्यार्थी को आसान भाषा में उसको समझा सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रभावशाली शिक्षण बनाने के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? वहाँ अपने विषय को अच्छी तरह जानता है, वहाँ अपने विद्यार्थियों से अधिकतम संभव अंतःक्रिया करे, उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर प्रभावशाली शिक्षण बनाने के लिए पूछा गया है कि क्या आवश्यक है। तो राइट आंसर होगा कि वहाँ अपने विषय को अच्छी तरह जानता हो, वहाँ अपने विद्यार्थियों से अधिकतम संभव अंतःक्रियाएं करे और उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर करती है इस बात पर कि किस पर करती है? एक अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर, देखिए इस प्रकार के प्रश्न का आंसर आपको आना चाहिए क्योंकि आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं और आपको इन सभी का आंसर पता होगा, तभी आप एक शिक्षार्थी को अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर करती है किस पर करती है? छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है, छात्रों को डांटने पर, छात्रों को शांत रखने पर या फिर छात्रों को सवाल पूछने पर? तो राइट आंसर होगा छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है, ये अध्यापक की प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। ज्ञान से
ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर या फिर पूर्ण से अंश की ओर। तो यहाँ पर शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र नहीं है, शिक्षण सूत्र होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और पूर्ण से अंश की ओर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा, क्योंकि ये एक शिक्षण सूत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? बी वाला। चलिए अगला प्रश्न है, एक छात्र अधिक सीखता है यदि उसे व्याख्यान विधि से सिखाया जाए, पाठ्य पुस्तक से सिखाया जाए, कंप्यूटर से सिखाया जाए या फिर सक्रिय विधि से सिखाया जाए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक छात्र किससे, इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है कि किससे अधिक सीख सकता है। तो राइट आंसर हमारा होगा सक्रिय विधि से सिखाया जाए तो एक छात्र अधिक सीखता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक चिंतन की उत्पत्ति संबंधित है। यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन के बारे में पूछा गया है कि इसकी उत्पत्ति किससे संबंधित है? स्मृति स्तर के शिक्षण से, अवबोध स्तर के शिक्षण से, चिंतन स्तर के शिक्षण से या फिर प्रतिवर्ती चिंतन के शिक्षण से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चिंतन स्तर के शिक्षण से आलोचनात्मक चिंतन की उत्पत्ति संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या शिक्षण का नियम नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। शिक्षण का नियम कौन सा नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। उद्देश्यों को, निश्चितता का नियम, अनियोजन का नियम, पूर्व अनुभवों के उपयोग का नियम या फिर अनुकूल वातावरण का नियम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अनियोजन का नियम। ये शिक्षण का नियम नहीं है। यहाँ पर उद्देश्यों की निश्चितता का नियम, पूर्व अनुभवों के उपयोग का नियम और अनुकूल वातावरण का नियम, ये तीनों ही शिक्षण के नियम है। अनियोजन का नियम ये शिक्षण का नियम नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा? बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का मुख्य निर्धारक है। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछा गया है कि क्या मुख्य निर्धारक है? परिवार है, विद्यालय है, आयु व लिंग है या फिर अनुवांशिकता है। तो राइट आंसर होगा अनुवांशिकता। याद रखिएगा, जो संज्ञानात्मक विकास का मुख्य निर्धारक होता है वो अनुवांशिकता होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने समोआ के द्वीप पर अनुदैर्घ्य अध्ययन किए हैं? यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने समोआ के द्वीप पर अनुदैर्घ्य अध्ययन किए थे। मार्गरेट मीड ने, हॉलिंगवर्थ ने, स्टेनले हॉल ने या फिर फ्रायड ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मार्गरेट मीड ने। याद रखिएगा, मार्गरेट मीड ने समोआ के द्वीप पर अनुदैर्घ्य अध्ययन किए थे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मैकडोगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? सरल सा प्रश्न है। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि मैकडोगल ने संवेगों की संख्या कितनी बताई है? 14 बताई। कितनी? 14। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है समाज से, परिवार से, मित्र मंडली से या फिर उक्त सभी से। यहाँ पर किशोरावस्था के बारे में पूछा गया है कि इसमें चरित्र विकास प्रभावित होता है तो किससे होता है? तो राइट आंसर होगा उक्त सभी से, यानी समाज से भी होता है, परिवार से भी होता है और मित्र मंडली से भी होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर उक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की योजना निर्भर करती है, योग्यता लिखा हुआ है। समस्या समाधान की योग्यता किस पर निर्भर करती है? लंबाई व भार में वृद्धि पर करती है, शब्द भंडार के विकास पर करती है, चिंतन व तर्क के विकास पर करती है या फिर आकार व आकृति के विकास पर करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा चिंतन व तर्क के विकास पर करती है समस्या समाधान की योग्यता। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। याद रखिएगा, समस्या समाधान की जो योग्यता निर्भर करती है वो चिंतन व तर्क के विकास पर करती है। चलिए अगला प्रश्न है और सरल सा प्रश्न है। पियाजे के ऊपर प्रश्न पूछा गया है कि पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, बच्चों, कुत्ता, बिल्ली या फिर चिंपांजी। यहाँ पर पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा बच्चों पर। याद रखिएगा, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? तो ये बच्चों पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है,
पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ब्रूनर द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा, रास द्वारा या फिर ब्रोन-फेन-ब्रेनर द्वारा? तो राइट आंसर होगा ब्रोन-फेन-ब्रेनर द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव विकास होता है मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, एक सीमा तक मापनीय होता है या फिर मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है? तो यहाँ पर मानव विकास के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा जो मानव विकास होता है दोस्तों वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। गेशल द्वारा किया गया, एरिक्सन द्वारा किया गया, हेविंगहर्ट्स के द्वारा किया गया या फिर कहलबर्ग के द्वारा किया गया? तो राइट आंसर होगा हेविंगहर्ट्स के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, विकासात्मक कार्य सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो हेविंगहर्ट्स के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 3रा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है वो क्या करता है? रुचियाँ करती है, कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं या फिर ये सभी करते हैं? तो राइट आंसर होगा ये सभी करते हैं। बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करते हैं वो रुचियाँ भी करती है, कार्य भी करता है और व्यवहार भी करता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव विकास परिणाम है किसका है? जैविक कारकों का है, वंशानुगति एवं वातावरणीय कारकों का है, सामाजिक कारकों का है या फिर अभिप्रेरण कारकों का है? तो यहाँ पर मानव विकास परिणाम जो है दोस्तों ये वंशानुगति एवं वातावरणीय कारकों का परिणाम है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निद्रा संबंधी विकार प्रदर्शित करते हैं चेतन मन को करते हैं निद्रा संबंधी विकार अचेतन मन को, अवचेतन मन को या फिर स्वचेतन मन को? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर अचेतन मन को। याद रखिएगा, जो निद्रा संबंधी विकार प्रदर्शित करते हैं वो अचेतन मन को करते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बुलिमिया है। बुलिमिया क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का विकार है जो बच्चों में पाया जाता है। भोजन ग्रहण विकृति है, अवधान विकृति है, पठन विकृति है या फिर गणन विकृति है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो बुलिमिया है दोस्तों ये एक प्रकार का भोजन ग्रहण विकृति। इसमें बच्चा क्या करता है दोस्तों? वो भोजन ग्रहण करता ही जाता है, उसको यह नहीं पता होता है कि मुझे कितना भोजन ग्रहण करना है, वो खाता ही जाता है बुलिमिया में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या कौन सी है? वजन बढ़ाने की है, शिक्षा की है, समायोजन की है या फिर अच्छे परिणाम की है? किशोरावस्था के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर राइट आंसर होगा समायोजन की। जो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या होती है वो समायोजन की होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 3रा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। बालकों के संवेगों की कौन सी विशेषता है इसके बारे में पूछा गया है कि ये क्षणिक होते हैं, ये तीव्र नहीं होते हैं, ये व्यवहार में परिलक्षित नहीं होते हैं या फिर ये लंबे समय तक रहते हैं? तो राइट आंसर होगा बालकों के जो संवेगों की विशेषता होगी वो कि ये क्षणिक होते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, विकास सने सने होता है या फिर विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा कि विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, ये विकास का सामान्य नियम नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा? 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिन पियाजे से संबंधित है कि जिन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में? यहाँ पर आपको सभी को पता होगा कि जिन पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई हैं वो 4 प्रकार की बताई हैं और चारों प्रकार आपके सामने हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ये चारों अवस्थाएं बताई है। और इन चारों अवस्थाओं में आपको बताना है कि तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है कौन सी अवस्था में होता है? तो राइट आंसर होगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। याद रखिएगा, तार्किक चिंतन जो प्रारंभ होता है वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता है जिन पियाजे के अनुसार। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 3रा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी ग्रंथि संवेग से प्रत्यक्ष संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। वहाँ कौन सी ग्रंथि है जो संवेग से प्रत्यक्ष संबंधित है। गल ग्रंथि है, उपगल ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है या फिर एड्रिनल ग्रंथि है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि। याद रखेगा, एड्रिनल ग्रंथि संवेग से प्रत्यक्ष संबंधित होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। तो अगला और लास्ट प्रश्न है, भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पियाजे ने, युंग ने, वार्फ ने या फिर वाइगोत्स्की ने। तो राइट आंसर होगा वार्फ ने। याद रखिएगा, जो भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना प्रतिपादित की है वो वार्फ द्वारा की गई है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे आज के शिक्षा मनोविज्ञान के वो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना है, कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो जल्दी ही दोस्तों नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।